ये लीजिए याची, इसे खा लीजिए। महारानी साहब, राजवैद्य जी से ये खास हल्दी आपके लिए मंगाई है। हल्दी और गुड़ खा के आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। महारानी साहब, आपने स्वयं? हाँ, हमने अपने हाथों से बनाई है आपकी। आप बहुत दयालु हैं। आपने हमारे लिए इतना कष्ट लिया है कि हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते। अगर आज आप हमें नहीं रोकती तो क्रोध में न जाने हम क्या क्या कर बैठते। हमारा ही नहीं सिर्फ, बल्कि हमारे अजन्मे बच्चे का भी अनर्थ कर देते। महारानी साहब, हमने जो कुछ किया हमारा कर्तव्य था। आइए बैठिए, ये लीजिए याची, खा लीजिए इसे। क्या बात है महारानी साहब, आप परेशान लग रही हैं। भाग्य में ही चिंता लिखी है कुकुया जी। देखिए ना, राणा जी ने हमें संदेशा भेजा था कि वो आ रहे हैं। हमने श्रृंगार भी कर लिया, फिर न जाने कहाँ उलझ गए। आजकल हमारे कक्ष में आने के लिए विलंब हो जाते हैं। हाँ हाँ, ढूंढिए ढूंढिए। रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है, पकड़ के बताइए उन्हें। अब तो आप हार मान जाइए राजी राजी। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को कुंवर प्रताप। आपकी रानी माँ इस महल में कहीं भी छुप जाए, हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे रानी माँ बचिए। कुंवर प्रताप, ये छल है, ये छल है, और खेल में छल तो एक महारानी को भी शोभा नहीं देता। महारानी साहब, मेवारनाथ। आ गए राणा, जल्दी से हमारा श्रृंगार देख लो। सब ठीक तो है? नहीं महारानी साहब, मेवारनाथ यहाँ नहीं आए हैं। वो बड़ी महारानी साहब के साथ नहीं, वो महारानी साहब जयवंत अजीजा के साथ क्या? ठीक है, मत पता, हम खुद ही देख लेंगे। और तुम देखते जाओ, ये जो खीखी खीखी कर रही हो ना, बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा इसके लिए। रानी माँ, आप ये क्या कर रही है? खेल में आप यूं ही बार बार विचारों में खो नहीं सकती। राजी राजी इस खेल में बहुत ही होशियार है। संभलिए। क्षमा करें कुंवर जी, संभलते हैं। आप तो जानती है ना महारानी साहब, ध्वनि भेदन तलवार विधि में सारा राजपुताना हमारा लोहा मानता। हम आपको अभी ढूंढ लेंगे। देखिए प्रताप, हमने आपकी रानी माँ को पकड़ लिया। ओहो, इतनी सरलता से नहीं आएगी हमारी रानी माँ पकड़ में। ओ, आप जाने दीजिए, हम थक चुके हैं राणा जी। कल तो आएंगे ना हमारे कक्ष में। वीर भाई जी, विलंब से आपको जो भी कष्ट हुआ है उसका मोल चुकाने के लिए तैयार है हम। चलिए। राजी राजी, अब रानी माँ की बारी है। आप यूं ही खेल को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। कुंवर प्रताप, ये खेल हम कल पूरा करेंगे। आज बहुत खेल लिया ये खेल। चलिए। अरे माँ, ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर? कितनी चींटियां मर चुकी हैं यहाँ पर। यही तो गिराई थी कोकोया जी ने हमारी ठंडाई। रानी माँ,
ये चींटियां यहाँ पर यूं मर कैसे रही है? ये क्या हो रहा है कोकोया जी? इतनी लापरवाही। अंतर महल के महत्वपूर्ण स्थान में चींटियां मरी हुई है, दिख नहीं रहा आपको? कौन देख रहा है यहाँ की रखरखाव? उस दासी को हमारे सामने लाया जाए। शांत हो जाइए धीर भाई जी। नहीं राणा जी, यदि हमारे आदेश के बाद भी कोई नहीं आ रहा तो हम खुद ही साफ कर देते हैं इसे। धीर भाई जी। नहीं नहीं रानी साहब, आप क्या कर रही हैं? वो कोई अपने कुंवर प्रताप को ही ठंडाई पीने से रोकने क्यों आई? जब वो कोई ये बात जान गई थी, फिर दूसरे राजकुमारों को रोकने क्यों नहीं आई वो? रुकिए। फर्श पर ठंडाई गिरी और चींटियां आ गई, ये एक बात है। और वही फैली हुई ठंडाई पीकर सारी चींटियां मर गईं, ये एकदम अलग बात है। महारानी साहब, आपको भी यही प्रश्न कौंधा है ना? हाँ राणा जी, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंडाई में विष। हे एकलिंग जी, कैसा अनर्थ हो जाता अभी। देखा कोकोया जी, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से मेवाड़ का भविष्य मिट सकता था। रुकिए धीर भाई जी। गलती? महारानी साहब, किस गलती के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? क्या है जो हमसे छुपाया जा रहा है? बताइए हमें। महारानी जी, पुदीने के पत्तों के साथ गलत झाड़ी के पत्ते मिल गए, अनजाने से। बहुत पहले एक नियम बनाया गया था कि किसी भी तरह का भोजन कुंवर प्रताप के मुंह में जाने से पहले किसी और द्वारा चखा जाएगा। उस नियम का उल्लंघन क्यों हो रहा है किसी के पास ये जवाब? दाजीराज, वो रानी माँ। हमने आपसे कितनी बार कहा है प्रताप, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बीच में नहीं बोला जाता। राणा जी, कुंवर प्रताप जब भी अंतरमहल के बाहर खाते पीते हैं तब विशेष सुरक्षा कर्मी इस नियम का पालन करते हैं, पर अंतरमहल के अंदर जब भी कुछ बनता है तब वो चखा हुआ माना जाता है। फिर भी चूक हुई है, इसलिए इसका उत्तरदायित्व हम लेते हैं। नहीं महारानी साहब, मेवाड़ केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं, तर्क संगत न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। और तर्क संगत न्याय कहता है उसे दंड दिया जाए जो अपराध से सीधे सीधे जुड़ा है। क्षमा कीजिएगा धीर भाई जी, हम जानते हैं कि कोकोई से आप विशेष प्रेम करती हैं, लेकिन जो उन्होंने अपराध किया है इसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। इस अपराध के लिए इन्हें दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि इनका यह अपराध मेवाड़ के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता था। क्षमा करे दाजीराज, पर निर्णय लेने से पहले बस एक बार हमारी अर्ज सुन लीजिए। ये सच है कि कोकोया जी से भूल हुई है, पर यह भी सच है कि समय के रहते इनको अपनी भूल पता चली है और इन्होंने हमारी जान बचाई है। और हमारी जान बचाने के लिए ना तो उस समय इन्होंने अपनी छवि बिगड़ने की चिंता की और ना ही इस बात की कि सच बोलने पर इन्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। दाजीराज, मेवाड़ में सदा अपराधियों को ही दंड मिलता है, उन्हें नहीं जो समय पर अपनी भूलों को सुधार लेते हैं। ये सब आप ही ने हमें सिखाया ना दाजीराज। कोकोया जी छोटी माँ की सबसे प्रिय दासी नहीं, उनके लिए वो सखी है और माँ भी।
इस अवस्था में छोटी माँ मन ही मन अपने प्रिय के लिए शोक मनाए, दुख उठाए, ऐसा ना हो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे दाजीराज। कोकोया जी को क्षमा कर दीजिए। ठीक है कुंवर प्रताप, इस बार इनके इस अपराध को क्षमा किया जा रहा है, लेकिन अगली बार ऐसी कोई भूल हुई तो उसे अक्षम्य अपराध समझा जाएगा। नहीं राणा जी, हमारे पास कोकोई को देने के लिए उचित दंड है। आज के बाद कुंवर प्रताप का खाना पहले कोकोई चखेंगे। नहीं, ये काम कोकोई को नहीं दिया जा सकता। आज के बाद कुंवर प्रताप के मुंह तक जो भी आएगा सबसे पहले उसकी मां उसे चखेगी। इसका उत्तरदायित्व किसी को नहीं मिल सकता। नहीं महारानी से, आप क्यों ये खतरा उठाना चाहती, क्यों अपने जीवन को संकट में डालना चाहती? इन सब कामों के लिए प्रशिक्षित लोग हैं, अगर कोई नहीं तो वो ये काम कर सकते हैं। क्षमा करें महाराज, लेकिन अब प्रश्न कुंवर प्रताप के जीवन की सुरक्षा का है और इस बारे में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, विशेष करके आज जो भी हुआ है उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ठीक है महारानी से, जैसी आपकी इच्छा। कुंवर प्रताप, यदि आपको कुछ हो जाता तो मर जाते हम। कुंवर प्रताप, आपके विश्राम का समय हो गया है, आपको शयन कक्ष में जाना चाहिए। जी रानी माँ। रानी माँ, आप हमें आज यहाँ सोने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि यहाँ हमारे गिरधर गोपाल विराजते हैं, वे स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। हम ठीक है माँ, आप भी ना। क्यों व्यर्थ चिंता कर रही हैं आप? हम एक युद्ध लड़ चुके हैं, एक साधारण सा पत्ता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है माँ। हमारी बात ध्यान से सुनिए प्रताप, अब आपके कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आने वाला है, इसलिए आपके लिए ये आवश्यक हो गया है कि आप किसी भी संभावित अनहोनी के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। पहले आत्मरक्षा, फिर राष्ट्र रक्षा। समझ रहे ना हमारी बात? पर माँ, आप किससे रक्षा की बात कर रही है? शत्रु से। शत्रु? हाँ, शत्रु। जानते हैं, शत्रु मित्र का चेहरा उड़कर भी सामने आ सकता है। हमारी बात कभी भूलिएगा मत। जी रानी माँ। प्रताप, अब आप सो जाइए, हम चलते हैं। क्या पता चला बाहर? महारानी सा,
हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, सारे उद्यान में कहीं किसी विषाक्त झाड़ी का कोई चिन्ह तक नहीं है महारानी साहब। राणा जी ने कहा कि यदि प्रताप को कुछ हो जाता तो मेवाड़ का भविष्य संकट में आ जाता। क्या अर्थ निकाला जाए इसका? मेवाड़ का भविष्य कहना क्या चाहते हैं राणा जी? चुप क्यों है कोई? बोलते क्यों नहीं कुछ? बता। महारानी साहब, आज कुंवर प्रताप ने हमारा मान सम्मान ही नहीं, हमारा जीवन भी बचाया है। महारानी साहब, उन्हीं के लिए तो नहीं कोई नहीं, तुम अपने आप पर प्रताप का जादू नहीं चढ़ने दोगी। ऐसा नहीं कर सकती तुम हमारे साथ। तुम मात्र हमारे सपने पूरे करने के लिए बनाई गई हो। बताओ, तुम हमारे साथ अब भी हो या नहीं? बोलो। मैं सदा आपके साथ थी, साथ हूँ और साथ रहूंगी रानी साहब। यही धर्म है तुम्हारा कोई। बस साथ देती जाओ हमारा, पर भूल से भी उस प्रताप की प्रशंसा हमारे सामने मत करना, अन्यथा फिर हमें विवश होकर तुम्हारे लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ सकता है। महारानी साहब ने लगता है कुछ कुछ आपका मन पढ़ लिया है। जानते हैं हम, और हमने भी अपने शत्रु से घबराना नहीं, उल्टे हर परिस्थिति में उससे जीतना सीखा है। यदि जीजा हमारा मन पढ़ रही है तो कोई बात नहीं, हम उनसे इतना मीठा व्यवहार करेंगे, इतना मीठा कि अपने पुत्र की रक्षा करने वाली जो उनके भीतर मन की आंखें हैं ना, धुंधला जाएगी। तो फिर आपको समय, आपको कोई नई चाल नहीं चलनी चाहिए रानी साहब। घबराती क्यों हो कोई? हम तो ऐसे ही हैं, समय के साथ अपना रूप बदल लेती है, पर नियत ना, नियत नहीं बदलते हम, ना ही आदत और ना ही हमारे सपने। कुंवर प्रताप ने कल तो कमाल ही कर दिया। ऐसा क्या कर दिया बाबूजीराज ने राणा जी? अंतर महल में कुंवर प्रताप के खाने पीने को लेकर जो नियम तोड़े जा रहे थे, इसके लिए हमने वीरबाई जी की प्रिय दाई कोई को दंड देने का निर्णय बनाया था। उस दाई की भूल और कुंवर प्रताप की जान बचाने के साहसिक कार्य के लिए इतना आसान नहीं है रावत जी। और फिर कुंवर प्रताप ने हमसे आग्रह करके उन्हें क्षमा करने का उचित निर्णय लिया। उचित कहा राणा जी, इतना आसान नहीं है। इतनी छोटी आयु में बात को इतने गहरे में जाके सोचना कमाल की बात है रावत जी। कमाल की बात तो है राणा जी। हमने तो आपसे पहले भी निवेदन किया था राणा जी, इस समस्त मेवाड़ में बाबूजीराज प्रताप से उपयुक्त उत्तराधिकारी आपको कहीं नहीं मिल सकता।
आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्षमा करें दाजीराज, हम तो बस देख रहे थे। बाजीराज, आपने बचाव कमाल का किया। जैसे चीते जैसी फुर्ती से आपने राणा जी के भरपूर वार को तलवार खींचकर बचाया है। यह वाकई कमाल का पैंतरा था। क्यों राणा जी? यदि इस समय बाऊजी राज के स्थान पर कोई दूसरा होता तो निश्चित ही क्षण भर में कट गया होता। आप ठीक कह रहे हैं रावत जी, ये क्षण भर में कट गए होते। दाजीराज, आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? पूछिए कुंवर प्रताप। अब तो शम्स खान भी हमसे पराजित हो चुका है और सारे अफगान मेवाड़ की मातृभूमि से जा चुके हैं। तो अब ऐसा कौन सा शत्रु है जिसके लिए आप इतनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं? दाजीराज, आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? पूछिए कुंवर प्रताप। अब तो शम्स खान भी हमसे पराजित हो चुका है और सारे अफगान मेवाड़ की मातृभूमि से जा चुके हैं। तो अब ऐसा कौन सा शत्रु है जिसके लिए आप इतनी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं? बाजीराज, आप आइए हमारे साथ, हम आपको समझाते हैं। आपने सच कहा है बाऊजीराज कि हम लोगों ने शम्स खान को बुरी तरह से हराया और इतनी बुरी हार इन अफगानों ने वर्षों में कभी नहीं देखी होगी। नहीं, मरना बस, आप हमें मार नहीं सकते। नहीं नहीं, हमारी जान बख्शती। आपको आपके धर्म का वास्ता, देख ले, हम आपके पनाह में राणा जी, मार नहीं सकते आप हमको, हम पनाह में आपके। मारो उधर से। भाई, भूल जाओ माजी की रसोई और अपने हलक के नीचे कुछ उतार लो। नहीं खा सकते जब तक वो उदय सिंह और उसका बेटा प्रताप जिंदा है। आप देख रहे हैं, हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं आप खाने की बात कर रहे हैं। तो समझ लो कि तुम्हारे सुकून और चैन से सोने के दिन अब ज्यादा दूर नहीं है शम्स खान। मैंने तुम्हारे दुश्मन के लिए एक तजवीज सोची है। ये शम्स खान अपनी इस अपमानजनक पराजय को इतनी सरलता से नहीं भूलेगा बाऊजीराज। ये बहुत शीघ्र अपने बड़े भाई शमशेर खान के साथ मिलकर हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाएगा। और इतना ही नहीं, हमें सूचना मिल रही है कि इन अफगानी शम्स खान और शमशेर खान से भी कहीं शक्तिशाली मुगल बहुत शीघ्र अपनी विशाल सेना के साथ हमारे भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। तो क्या हम उनके मुकाबले के लिए तैयार नहीं है दाजीराज? कुंवर प्रताप, जब तक सभी राजपूत राजा एक साथ होकर आक्रमणकारियों का सामना नहीं करते, तब तक हम इन मुगलों और अफगानियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कुंवर प्रताप। हाँ बाऊजीराज, और हमारे राजपूत राजाओं की स्थिति ऐसी है कि जब से ये अफगान गए हैं, हमारे सभी राजपूत राजा छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। जोधपुर, डूंगरपुर, बूंदी, इन राजपूत राज्यों के राजा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते बाऊजीराज।
किंतु अब इन सभी राजपूत राजाओं को बाहरी आक्रमणकारी शक्तियों के विरुद्ध एक छत्र एकत्रित करने का कठिन उत्तरदायित्व हमारे राणा जी के कंधों पर है। यकीनन उदय सिंह सभी राजपूतों को इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सबसे पहले मेवाड़ पर ही हमला करेंगे और उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वहां फिर से दोबारा अफगान हुकूमत कायम करेंगे। आसान नहीं है काम, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। भाईजान वो फिर से वो जंगें लड़कर, वो जंगें जीतकर, वो हुकूमत करने की ख्वाहिश, वो सब खत्म हो चुकी है भाईजान। मुझे तो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए भाईजान। मुझे प्रताप चाहिए, प्रताप। भाईजान आपकी इस मुहिम में अगर मेरी इस छोटी सी ख्वाहिश को आप जगह दे दें तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर रहूंगा भाईजान। फिक्र मत करो बिरादर, प्रताप तो तुम्हें वहीं मिल जाएगा जहां हम जंगे अजीम का आगाज करेंगे। शत्रु चाहे जितना बड़ा अफगान हो चाहे मुगल हो, हम अपनी जान हथेली पर लिए आपके साथ रहेंगे ताजीराज। अब हम शत्रुओं को मेवाड़ की धरती पर पांव भी नहीं रखने देंगे। अब फिर से मातृभूमि का अपमान सहन नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। संदेह बाजीराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि अतीत की ही भांति भविष्य में भी जब अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आएगा तो आप अपना सर्वस्व लुटाने वालों की पंक्ति में अग्रणी होंगे। कुंवर प्रताप, अब आप जाइए यहां से। आपकी रानी मां पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। जी दाजीराज, गणी खमा। आपके ललाट पे ये चिंता की रेखाएं हमें प्रतीत हो रही हैं। रावत जी, आज यहां पर जो भी बातें हुई उसके बाद हमें लगने लगा है कि हमें अपना होने वाला उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस समय में हम हैं और जो जो चुनौतियां मेवाड़ के समक्ष हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राणा जी, तो फिर होनी में विलंब क्यों? आप ठीक कह रहे हैं रावत जी। हम आज ही सारी रानियों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, सारे उद्यान में कहीं किसी विशाल झाड़ी का कोई चिन्ह तक नहीं है महारानी साहब। क्या बात है जीजा, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं, हम तो बस मन ही मन कुछ बिखरी कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ, आप हमेशा हमसे खेल में जीत कैसे जाती हैं? जीजा, हमें भी बताइए ना,
आप मन ही मन कड़ियाँ कैसे जोड़ जोड़ खेलती हैं, बताइए। तो यहाँ है आप, हम भी कहें कहाँ चली गई हमारी जीजा। देखिए ना, हमने आपके लिए आपकी मनपसंद मावा खीर और पूरी बनाई है, चख के बताइए ना कैसी है। नहीं, हमें इस समय भूख नहीं है बेना, कुंवर प्रताप के आने पर खा लेंगे हम। ऐसा नहीं चलेगा जीजा, आप सबका ख्याल रखती है ना, पर आपके बारे में कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता कि हमारी जीजा ने खाया या नहीं। खा लीजिए ना, इतनी प्यार से बनाई है हमने आपके लिए खीर। हमें सच में भूख नहीं है बेना, हम बाद में खा लेंगे। अरे खा लीजिए ना जीजा, ऐसा तो है नहीं कि बैना भटियानी ने इस खीर में विष मिलाया है। ये तो आप सही कह रही है बेना। कैसी बनी है जीजा? मीठी कुछ अधिक है। क्षमा कर दीजिए जीजा, हमें राणा जी हमेशा कहते हैं कि कैसे आपकी तरह मध्यम मार्ग पे चला जाए। पर आप ही बताइए ना, आप जैसा बनने में हमें समय तो लगेगा। कितने दिन हो गए आपके साथ खेल के? अगर आप कहें तो एक बाजी आपके साथ हम भी खेलें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए 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 ना। अरे वाह, आप तो इस खेल को खेलने में पारंगत हो गई है बेना धीर बाई जी। कहाँ जीजा, हमने जो भी खेल सीखा है आप इसे तो सीखा है। नहीं धीर बाई जी, आप तो इस खेल में हमसे इतनी आगे निकल गई हैं, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अब आपकी बारी। मजबूती से पकड़िए। ध्यान लगाकर खेलिए, अगर ऐसे ही खेलेंगे तो हर बार हमसे हारेंगे। मैं कब से आपकी बात जो रहा था कि आप आओ और हम कुछ खेल खेले। इनके खेल में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। बुरा मत मानना सोम, पर अब हम खेल नहीं सकते। भाई विक्रम, वहां ध्यान मत दो। सुनो सोम, हमें अब कई कार्य करने हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व निभाने हैं, लक्ष्य हासिल करना है। हम अभी दाजीराज से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि मेवाड़ के शत्रुओं से सुरक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है। इस बीच हम खेल के लिए समय कहां से निकाल सकते हैं? इसका मतलब आप कभी नहीं खेलेंगे बाबूजीराज? हाँ सोम, आप ही बोलिए, लोग हमसे इतनी अपेक्षा लगा रहे हैं तो हम समय कैसे गवा सकते हैं? और आपने खुद ही देखा था ना कि गाड़ुलिया लोहारों के गांव में वे हमारी कैसे प्रशंसा कर रहे थे। वे हमें अपना रक्षक बता रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपना भावी राजा तक घोषित कर लिया था। लोहारों ने आपको अपना भावी राजा इसीलिए घोषित कर दिया था क्योंकि भाग्य से आपने मेवाड़ का ध्वज फहराया है किले पर। यदि यह वाली बात नहीं होती और वहां पर आपका हमारे साथ खुला मुकाबला होता तो निश्चित रूप से वे लोग हमें ही अपना भावी राजा बना लेते। आपको अपना भावी राजा घोषित कर देते? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इस छोटी से खेल में आपके तीर सही निशाने पर नहीं लग रहे और आप स्वयं जानते हैं कि बाबूजीराज प्रताप के तीर हमेशा सही निशाने पर ही लगते हैं। ऐसा मत कहिए सोम, भाई शक्ति भी हमारी तरह अच्छा निशाना लगाते हैं। हमको आपकी ये भली भली बातें नहीं सुननी है दादा भाई, इतना ही तीर समझते हैं ना आप अपने आप को। तो चलिए चुनौती देते हैं हम आपको, खुली चुनौती। आइए कर लीजिए हमारे साथ दो दो हाथ खेल में। नहीं भाई शक्ति,
हमारे सामने इससे कई अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्यों नहीं कहते दादा भाई कि डरते हैं आप शक्ति सिंह की चुनौती का सामना करने से? ठीक है भाई शक्ति, बोलिए क्या चुनौती है? आपको तो पता ही है, चित्तौड़ दुर्ग में विशाल गुफाएं हैं। चित्तौड़ हमारी मातृभूमि है, जिसके गोद में हम पल बढ़ रहे हैं। इसके कण कण को हम अच्छी तरीके से जानते हैं भाई शक्ति। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि उन गुफाओं में छुपे अनेक द्वारों में से एक गुप्त द्वार भी है जो तलहटी पर जाकर निकलता है, जिसके बारे में केवल गुप्तचरों और प्रधान सेनापतियों को ही मालूम है। हमने सुना है अगर ये हमें मिल जाए तो युद्ध के समय इस दुर्ग से छिपकर निकलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये केवल एक दंत कथा है इस दुर्ग के बारे में, जिससे कितनी और कथाएं प्रचलित हैं, पर आज तक किसी ने ऐसा द्वार नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं दादा भाई, ऐसा मत कहिएगा कि आप नहीं मानते कि ऐसा कोई छुपा हुआ द्वार भी है तलहटी तक इन गुफाओं में। आप कहना क्या चाहते हैं भाई शक्ति, ये बताइए। हम आपको चुनौती दे रहे हैं कि चलिए हमारे साथ इन गुफाओं में, और जो पहले उस छुपे हुए द्वार को खोज लेगा वही विजेता होगा। बाबूजीराज, वो गुफा बहुत खतरनाक है। ठीक है, हमें आपकी ये चुनौती स्वीकार है भाई शक्ति। बाबूजीराज, वापस चलते हैं ना, बहुत डर लग रहा है। सोम, डरिए मत, हम हैं ना। कितनी खतरनाक जगह है ये बाबूजीराज। क्या आपको लगता है कि हमें यहाँ होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि हम वापस चलते हैं। देवानंद पधार रहे हैं। अरे राणा जी, यहाँ ऐसे अचानक? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी। आप सबसे हमें एक महत्वपूर्ण बात करनी है। जैसा कि आप सबको पता है, मेवाड़ की बहादुर सेना ने अफगानों को युद्ध में हराकर भगा दिया। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि आज मेवाड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हर दिन मेवाड़ के नए नए शत्रु जन्म ले रहे हैं, पहले से भी अधिक सुसज्जित, पहले से भी अधिक शक्तिशाली, जैसे मुगल आज नहीं तो कल ये भारत पर अतिक्रमण अवश्य करेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या पता हमें कुछ हो जाए तो। शुभ शुभ बोलिए हुकुम। इसलिए मेवाड़ के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करना अति आवश्यक हो गया। हमें मेवाड़ और उसके भविष्य के बारे में सोचना, इसलिए उत्तराधिकारी घोषित करना तो आवश्यक है। आपने कुछ सोचा है राणा जी? हाँ, सोचा।
देखा, तो हमने वो द्वार खोज लिया, और अब अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी जा सकते हैं। भाई शक्ति, मात्र एक द्वार देखकर इतना खुश होना ठीक नहीं है। इन गुफाओं में कई ऐसे द्वार हैं जो पहले हमने बहुत देख चुके हैं। ध्यान रखिए, जल्दबाजी मत करिए। हो सकता है कि ये द्वार कहीं ना निकले। हम तो अपना ध्यान रखेंगे दादा भाई, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे इसमें। लेकिन हमें इसमें आप अकेले क्यों नहीं जाने देंगे? भाई शक्ति, भीतर संकट हो सकता है और ऐसे में आपकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। नाना मेवाड़ के युवराज, आपको कोई परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वार हमने ढूंढा है, इसमें हम ही जाएंगे। अपने लिए आप कोई दूसरा द्वार ढूंढिए। चुनौती ली है तो उसे पूरा भी कीजिए। चलिए दादा भाई। सोम, चलिए हम कई और द्वार खोजते हैं। इन गुफाओं में कई द्वार हैं। चलिए। बाबूजी राज, कुंवर, शक्ति और विक्रम भी चले गए। सोम, डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ। तो ये है हमारा निर्णय। मेवाड़ के भावी राजा होंगे कुंवर प्रताप। क्षमा कीजिए राणा जी, पर हम आपके निर्णय से सहमत नहीं हैं। धीर भाई जी, आप हमारे साथ परिहास तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो यही लगता था कि हमारे इस निर्णय से अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी तो वो आप होंगे। और ऐसा ही है राणा जी, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही है। प्रसन्नता हमारे मन में इतनी है कि क्या बताएं आपको। पर हमारा मन कहता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए कुंवर प्रताप अभी छोटे हैं, और वैसे भी कभी ना कभी तो उन्हें राजगद्दी संभालनी ही है। पर क्या वो सचमुच इतने तैयार हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में आप उन्हें मेवाड़ का युवराज घोषित करते हैं? सारे राजपुताने में और विशेषकर हमारे मेवाड़ में उम्र में सबसे बड़े राजकुमार को भावी राजा मानकर उसका राज तिलक किया जाता है, और कुंवर प्रताप तो सभी राजकुमारों में सबसे बड़े हैं। हमने उनका चयन केवल इसलिए नहीं किया, बल्कि अफगानों के विरुद्ध युद्ध में जिस वीरता और निर्भीकता के साथ उन्होंने भाग लिया, मेवाड़ की इस जीत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हमने कुंवर प्रताप को मेवाड़ का युवराज घोषित करने का निर्णय लिया है। बाबूजी राज, थोड़ा डर लग रहा है। कुंवर, शक्ति और विक्रम भी चले गए। डरिए मत सो, आपके साथ मेवाड़ के भावी राजा चल रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। यदि सब लोग हमारी क्षमताओं पर इतना भरोसा करते हैं तो हम इस गुफा से भी तिलहती निकलने का मार्ग ढूंढकर दिखाई देंगे। सोम, अगर ऐसा कोई द्वार है तो बस आप हमारे साथ साथ चलिए और हम जैसा कहें वैसा करिए। अब चलिए। वैसे आपकी क्या राय है सज्जाबाई जी? राणा जी, हम ये सोच रहे थे कि जब हम ये बात कुंवर शक्ति को बताएंगे तो वो तो एकदम निराश ही हो जाएंगे। सज्जाबाई जी, आप उनकी मां हैं। ऐसी निराशाओं के लिए उनको तैयार करना आपका उत्तरदायित्व है। और वैसे भी
सभी राजकुमार राजा नहीं बनते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो राजकुमार राजा नहीं बनते उनका महत्व नहीं होता। राज्य के हित में सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जयवंताबाई जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है? आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हम बेना भटियानी से सहमत हैं राणा जी। हमें नहीं लगता कुंवर जी अभी युवराज के सम्मान के लिए तैयार हैं। जयवंता जी, अगर कुंवर प्रताप युवराज बनने के लिए तैयार नहीं तो फिर आप ही बताइए, इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के लिए आखिर कौन है जो तैयार है? आप ये मत समझिएगा कि हम एक पिता के अंधे प्रेम में डूबकर ये निर्णय ले रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में कुंवर प्रताप में हमने जो लक्षण देखे, हमें नहीं लगता कि उनसे बेहतर उत्तराधिकारी हमें मिल सकता है। वो देखो सोम। बाजीराज, लगता है आपने छिपा हुआ द्वार ढूंढ लिया। बधाई हो, आप जीत गए। अब वापस चले। नहीं सोम, हमें उसके पास जाकर यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमने सही द्वार ढूंढा है या नहीं। बाजीराज, पर वहाँ कुछ खतरनाक हुआ तो? हमने आपसे क्या कहा था सोम? हम आपके साथ चल रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब डरना छोड़िए और हमारे साथ साथ आइए। चलिए। बाजीराज, मशाल बुझ गई। मशाल ही तो बुझी है सोम, अब इसमें डरने की क्या बात है? हम इस मशाल को दोबारा से जला कर लाते हैं, तब तक आप यहीं रहिए। बाजीराज, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस हम पर भरोसा रखिए। हम आते हैं। सच तो यह है जयवंता जी, ये हमारा निर्णय मात्र एक घोषणा है दरबार के लोगों के लिए। वो तो पहले से ही कुंवर प्रताप को मेवाड़ का हावी राजा मान चुके हैं। फिर जब सबको तर्क संगत लग रहा है तो फिर आपको अपने पुत्र की क्षमताओं पर संदेह क्यों? नहीं राणा जी, हमें कुंवर जी की क्षमता पर उतना ही विश्वास है जितना रात को सुबह के आने में होता है। तो फिर झिझक किस बात की? बताइए। क्षमा करें राणा जी, मां बन के तो हम आपके इस निर्णय पर तुरंत आनंद मना लेते, पर आपने हमें मेवाड़ की बड़ी महारानी का पद दिया है। हमें आपका प्रमुख सलाहकार मानते हैं हम, इसलिए हमारे विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। बताइए, क्या विचार है आपके? माना कुंवर जी ने बिना किसी प्रशिक्षण के मातृभूमि और माता पिता के प्रेम के कारण इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा ली। पर राणा जी, पर क्या? उन्हें वो सब कुछ सीखना चाहिए जिससे वे मेवाड़ के राज सिंहासन पर अब तक बैठ चुके महान वीरों की पंक्ति में सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर खड़े हो सके। और सर शिक्षा से उठता है राणा जी, जो उन्हें कोई योग्य और गुणी गुरु ही दे सकता है। माना एकलिंग जी ने हमें सोना दिया है, पर उसे तपाने का काम तो गुरु ही करेंगे ना, निखारने का काम तो गुरु ही करेंगे ना। छोटी सी उम्र में मिली प्रशंसा से अहंकार ना आ जाए, ये कार्य तो एक गुरु ही कर सकता है राणा जी। फिर वो गुरु जब आपसे कहे कि आपका प्रताप तैयार है, तब कीजिए घोषणा।
वहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, हम उस ओर देख कर आते हैं सब ठीक है या नहीं, उसके बाद फिर आप आइएगा। यहाँ तो सब कुछ ठीक है सोम, आ जाइए। बौद्धीराज बचाइए, बौद्धीराज। आप घबराइए मत सोम, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बौद्धीराज बचाइए। अपना हाथ बाहर निकालिए दादा भाई। नहीं भाई शक्ति, हम सोम को भीतर अकेले नहीं छोड़ सकते। दादा भाई अपना हाथ निकालिए, नहीं तो ये कुचला जाएगा। भाई शक्ति, सोम का उत्तरदायित्व हमने अपने ऊपर लिया है, हम इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। कहीं ये द्वार बंद हो गया तो सोम इस गुफा में फंस जाएंगे सारे, हमेशा हमेशा के लिए। बाहर निकालिए अपना हाथ दादा भाई। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सोम को किसी मूल्य पर नहीं छोड़ सकते, चाहे इसके लिए हमारी जान की न चली जाए। चलिए दादा भाई, हम दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। अगर दाजीराज को पता चल गया कि वो हमारे वजह से गुफा में फंस गया है, तो समझ लीजिए वो हमें कुछ भी दंड दे सकते हैं। चलिए दादा भाई शक्ति। नहीं भाई शक्ति, नहीं भाई विक्रम, आप लोग हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। और जोर लगाइए, दरवाजा खुल जाएगा। सो और जोर लगाइए। चलिए भाई शक्ति रुकिए। सो आप हमें सुन रहे हैं? बौद्धीराज मेरा दम घुट रहा है यार। बौद्धीराज मैं फंस गया हूँ, बौद्धीराज बचाइए मुझे। सोम बाहर आइए। सोम कुछ तो बोलो। सोम बचाइए बौद्धीराज। ठीक है जयवंता जी, अब कुंवर प्रताप के लिए हम एक योग्य गुरु ढूंढेंगे। राणा जी, गुरु मिल जाए तो शिक्षा तो कुंवर शक्ति और विक्रम को भी मिल सकती है ना? क्यों नहीं, सभी राजकुमारों को श्रेष्ठतम प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इससे हमारा कुंवर प्रताप को मेवाड़ का भावी राजा घोषित करने का निर्णय बदलेगा नहीं। इसकी सार्वजनिक घोषणा कुंवर प्रताप के शिक्षा काल तक के लिए अवश्य टाली जा सकती है। देखिएगा जयवंता जी, एकलिंग जी के आशीर्वाद से जल्द ही हमें अपने कुंवर प्रताप के लिए एक योग्य गुरु मिल जाएगा। क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं?
आंखें खोलो सोम। देखो द्वार खुल गया सोम। सोम सोम इन्हें बाहर लेकर आइए। सोम आंखें खोलो ना सोम। हमने कहा इन्हें बाहर लेकर आइए। हाँ हाँ। सोम सोम उठिए ना। सोम आंखें खोलो सोम। सोम होश में आओ। अरे कोई पानी लाओ। बस 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 बस। एक और प्रहार नहीं इस गुफा की दीवारों पे, नहीं तो तुम सब अज्ञानी सदा के लिए गुफा के मलबे तले ओझल हो जाओगे। ये पुरानी चीजें जितनी ही ठोस होती हैं उतनी ही क्षण भंगुर भी। एक भूल और सब कुछ नष्ट। फिर यहाँ पर हम अपने मित्र के लिए पानी कहाँ से लाए? इन्हें होश में लाना बहुत आवश्यक है। सोम तुम ठीक तो हो ना सोम? हाँ बाबूजीराज, मैं फंस गया था गुफा में। हाँ सोम आप फंस गए थे। एक लीजिए। बाबूजीराज, पर आपने गुफा का द्वार खोला कैसे फिर? हमने नहीं सोम, इन्होंने खोला था। इन्होंने ही आपके प्राण बचाए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें श्रीमान। कौन हो तुम और यहाँ आने का कारण? हमारा नाम प्रताप है और ये हमारे भाई शक्ति और भाई विक्रम। और आपने जिस लड़के की जान बचाई है वे हमारे सबसे प्रिय मित्र सोम। प्रताप सिंह, राजा उदय सिंह के पुत्र प्रताप। जी। इस दल का नेतृत्व तुम कर रहे हो? जी आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि इन सब में तो हम ही बड़े हैं।
ईश्वर करे रक्षा मेवाड़ की। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? यदि मेवाड़ पर कोई संकट आने वाला है तो हमें बताइए। हम मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। मेवाड़ पे आने वाला संकट हो तुम। मेरा आधे कहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर होगा तुम लोग अपने राजमहल में लौट जाओ, जहां पे दासियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए। जाओ। नहीं श्रीमान, आप जैसे गुण और ज्ञानी से तो हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं। हमें कृपा करके बताइए, मेवाड़ की समस्या हम कैसे? एक विचार बार बार मुझे परेशान करता है कि तुम जैसा अज्ञानी और भावुक व्यक्ति आने वाले समय में मेवाड़ की राजगद्दी पे विराजित होगा। ये बच्चा जो गुफा में फंस गया था, यदि बालक शक्ति ने मुझे ना बुलाया होता और मैं समय रहता यहाँ ना पहुंचा होता तो संभव था तुम्हारे दल के इस सदस्य के प्राण निकल गए होते। किस प्रकार के लापरवाह नेता हो तुम। हम इन गुफाओं में पहली बार आए श्रीमान, हमें इतना कुछ नहीं पता था। राजा के बेटे हो, राजगद्दी पे हक है तुम्हारा, राजा भी बन जाओगे। अगर किस प्रकार के राजा, जिस प्रकार तुम गुफा के बारे में कुछ नहीं जानते, साथ ही मरते हैं तो मरे, उसी प्रकार प्रजा मरती है तो मरे। कैसा होगा वो राजपाट और कैसे होगे राजा तुम? हैं इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास? नहीं, क्योंकि तुमने कभी इनके बारे में सोचा नहीं। अगर मैं जानता हूं, अज्ञानी, भावुक, ईर्ष्यालु, अहंकारी राजा बहुत जल्दी तुम्हें युवराज बना दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हक है। इसलिए बिना शिक्षा दीक्षा के तुम राजा भी बन जाओ। जब ऐसे बच्चे बनने वाले हैं राजा मेवाड़ के, तो क्या होगा भविष्य मेवाड़ का? ईश्वर ही रक्षा करे मेवाड़ की। तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बनाऊं। राजन, दाक्षिणात्य राजकुमारों को शिक्षा देने के बाद हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई कि पीढ़ियों तक आनंदित जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए फिर हमने शिक्षण से संन्यास ले लिया। किंतु जब हमें इस बात का पता चला कि आप कुंवर प्रताप के लिए योग्य गुरु की खोज कर रहे हैं, इसलिए फिर हमने संन्यास त्याग कर फिर से शिक्षण के लिए मानस बना लिया। संन्यास लेने के बाद फिर उसका त्याग क्यों आचार्य जी? ऐसा इसलिए राजन कि जैसे आपको योग्य गुरु की खोज रहती है ना, उसी तरह से हमें योग्य शिष्य की खोज रहती है। ऐसा शिष्य जो हमसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब इतिहास में गौरव और कीर्ति से अमर हो, तो उसके साथ साथ हम भी इतिहास में अपना छोटा सा स्थान प्राप्त कर लें। आचार्य जी, आपने हमारे पुत्र के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, हम आपके मन से आभारी। आप सभी आचार्य राजमहल में आके राजमहल का जो मान सम्मान बढ़ाए, उसके लिए मैं मेवाड़ नाथ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत शीघ्र ही मेवाड़ नाथ जब इस विषय पर अपना निर्णय सुना देंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। हुकुम, किन्हें चुना आपने, कुंवर प्रताप और
बाकी राजकुमारों के लिए। किसी को नहीं। परंतु हुकुम, ये राजपूताने के ही नहीं, सारे भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। आप सच कह रहे हैं, पर इनकी ख्याति कुंवर प्रताप को बांध नहीं पाएगी। कुंवर प्रताप को परंपरागत परिपाटी से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने की भूख, और परंपरागत परिपाटी का अनुगमन करने वाले ये विद्वान ना तो स्वयं इस परंपरा से कभी बाहर निकलेंगे और ना ही कुंवर प्रताप की जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। और वैसे भी जो गुरु अपने शिष्य के गुणों से इतना प्रभावित हो, वो अपने शिष्य को सही मार्ग क्या दिखाए। ये तो अभी से कुंवर प्रताप का स्तुतिगान कर रहे हैं। कि अतीत की ही भांति भविष्य में भी जब हमारी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आएगा तो आप अपना सर्वस्व लुटाने वालों की पंक्ति में अग्रणी होंगे। मेवाड़ पे आने वाला संकट हो तुम, अज्ञानी, भावुक, ईर्ष्यालु, अहंकारी राजा। भावजीराज, लीजिए, आप यहाँ हैं और वहाँ रानी मासा पूरे महल में आपको ढूंढ रही है। गिरजा जी, आप रानी माँ से जाके कह दीजिए हम उनसे कुछ देर बाद मिलते हैं। और भावजीराज, खाने के समय पधार जाइएगा, क्योंकि छोटी मासा ने राज रसोइये से कहकर आपके मनपसंद पकवान बनवाए हैं और काफी देर से आपने कुछ खाया भी नहीं है। हमें भूख नहीं अभी। ऐसा क्यों कुंवर प्रताप? आपको भूख नहीं है? आप कुछ खाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम इस योग्य नहीं है रानी माँ, इन मनुहारों के, इन पकवानों के। ऐसा किया क्या है हमने? क्या हुआ? क्या बात है बेटा? हुआ ये है रानी माँ, सब लोग हमसे झूठ बोलते हैं। राजीराज, दरबारी, छोटी माँ, लोहार, हमारे मित्र, सब लोग कहते हैं कि प्रताप आप महान हैं, प्रताप आप सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रताप आप ही जो आने वाले कल में मेवाड़ के भविष्य। सब झूठ, सब झूठ। हमें तो ये कहते हुए डर लगता है रानी माँ, पर हमारे पूर्वजों तक ने हमसे झूठ कहा, उठाने दी थी उन्होंने ये अपनी खानदानी तलवार हमें। क्यों इन्होंने हमें झूठा विश्वास दिया कि हम महान हैं? क्यों? माँ, हम इतने नासमझ कैसे हो गए? जिसे ढंग से तलवार तक पकड़नी नहीं आती, वो स्वयं को वीर मानने लगा है। ना खोखला आत्मविश्वास। हम मेवाड़ के भावी राजा बनेंगे। कैसे करेंगे हम मेवाड़ के रक्षक? नहीं,
हम तो केवल एक साधारण सिपाही जितने भी नहीं हैं। हम मेवाड़ के राजा बनने के योग्य तो है ही नहीं माँ। हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता माँ। कोई भी सफलता अंतिम सफलता नहीं होती और ना ही कोई असफलता किसी यात्रा का अंत। आप बार बार वही भूल दोहरा रहे हैं। सफलता के मद में अभिमान करना भी भूल है और असफलता के दुख में एकदम से निराश होना भी भूल है। तो फिर हम क्या करें रानी माँ? जो सच है उससे आंख मिलाना सीखी। साहस से आगे बढ़ोगे तो जीत भी आपको कुछ सिखाएगी और हार भी आपको कुछ सिखाएगी। किससे मिले थे आज आप? हम एक आचार्य से मिले थे। हम गुफा में गए थे रानी माँ। आचार्य जी ने हमें पहली बार दर्पण दिखा दिया। उन्होंने हमें सिखा दिया रानी माँ कि जो अपनी प्रशंसा को सच मानकर उसमें डूब जाता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उनकी वजह से हमें समझ आ गया माँ कि किसी भी दायित्व को अपने कंधों पर उठाने से पहले हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है। यही नियति का सच्चा न्याय है कुंवर प्रताप। जिस समय आपके दाजीराज आपके लिए योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं, उसी समय विधाता ने आपको ऐसे आचार्य से मिलवा दिया जो आपकी ज्ञान की भूख, विचारों की भूख और समझ की भूख को मिटाकर आपको सही मार्ग दिखाए। ऐसे ही होते हैं वे जिनको आदर्श गुरु कहा जाता है। क्या ऐसा सच में है रानी माँ? चलिए निकले इस निराशा से बाहर। देखिए सामने जीवन का नया अध्याय है, पढ़िए उसे। राणा जी, घनी खम्मा, हमें लगता है कुंवर प्रताप अपने आदर्श गुरु से मिल चुके हैं। अपनी पहली छोटी सी भेंट में ही इन गुरुवर ने कुंवर प्रताप को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे डाली है। अब समस्या बस इतनी है कि कुंवर प्रताप को न तो इनका नाम पता है और न ही निवास। आप उन्हें ढूंढ ले तो ये आचार्य प्रताप के लिए सर्वथा योग्य गुरु साबित हो सकते हैं। सूरतन सिंह जी, हुक्म। अब हमें आचार्य खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। रावत जी से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे लिए किसी को खोजना है। हुक्म। चाहिए। सारी तैयारियां हो गई है ना? हमें तो तीज के त्योहार में बड़ा ही आनंद आता है और किसी त्योहार में आता ही नहीं। जितना सजना है, संवरना है, संवर लो। लाली सुरमा सब लगा दिए हमने। क्या बात है, क्या बात है। बेना, तीज का त्योहार तो हर वर्ष आता है और हम तो इसी आस में हर वर्ष सजते हैं, संवरते हैं, इतना कुछ करते हैं कि चलो राणा जी इस वर्ष तो हमारे साथ तीज मना ही लेंगे। पर क्या करें, उनकी आपसे नजर हटे तब तो वो हमें देखें। किसे देख रही हैं आप? खोको याची। याची जी महारानी साहब, एक बार हमारा श्रृंगार देख लीजिए ना। हम अभी तैयार होके आते हैं जीजा। हाँ बहना, चलिए। याची, आचार्य वाली बात आगे बढ़ी। मेवाड़नाथ कई आचार्यों से मिल चुके थे,
पर अब तक किसी का चुनाव नहीं किया है उन्होंने। जीजा ने प्रताप को युवराज घोषित करने से पहले उनकी किसी योग्य गुरु से शिक्षा वाली बात रखकर अनजाने में हमारी सहायता की है। अब हमें आगे क्या करना है सोचने का समय मिल गया है। कोई हमसे पूछे ना याची, आचार्य मिलने में जितना समय लगेगा उतना ही लाभ होगा हमारा। महारानी जयवंता बाई पधार रही हैं। आपने क्यों कष्ट लिया जीजा? हमने कहा था ना कि तीज की सारी तैयारियां हम और सज्जा जीजा कर लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है बेना। हम यहाँ इसलिए नहीं, किसी और काम से आए हैं। बेना सज्जा, हम खास आपको ये बताने आए हैं कि हमारे राजकुमारों के लिए योग्य गुरु का चुनाव हो गया है। अरे वाह जीजा, ये तो बड़ा ही अच्छा समाचार दिया आपने इस शुभ अवसर पर वे है कौन और कब से देना शुरू कर रहे हैं वो शिक्षा हमारे पुत्रों को? कौन है ये तो हमें भी नहीं पता चला, पर चुनाव हो गया है, ये है महत्वपूर्ण बात। हमें तो इस बात का भी संतोष है कि कुंवर प्रताप अब समझदारी के साथ साथ अपना बचाव करना भी सीख जाएंगे। बिल्कुल जीजा, बहुत आनंद हुआ हमें ये सब सुन के। हम चलते हैं। अब कुंवर शक्ति भी प्रशिक्षित योद्धा बन जाएंगे। पैदा हम कितने खुश हैं कि बस खुशी के मारे हमारी तो सांस ही भूली जा रही है। सांस फूलने वाली खुशी तो तब होगी ना जीजा जब प्रशिक्षण के बाद गुरुजी ये कह दे कि कुंवर शक्ति को ही भावी राजा घोषित कर दिया जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं बहना? आप हमारे साथ परिहास कर रही हैं। परिहास? क्यों जीजा? हमने तो राणा जी को भी यही कहा था कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। मानते हैं प्रताप ने किले पर मेवाड़ी ध्वज फहराया, पर इससे वो कल के मेवाड़ के राजा, ये तो बड़ा निर्णय है ना जीजा। हमें लगता है कि सारे राजकुमारों को बराबर अवसर मिलना चाहिए। जो सबसे योग्य हो उसे चुने मेवाड़ का भविष्य। इतनी हड़बड़ी क्या है निर्णय लेने में? मेवाड़ के भविष्य की बात है ना। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही बहना कि कुंवर शक्ति भी युवराज घोषित किए जा सकते हैं। सज्जा बाईसा के मन में उनके शक्ति के लिए संभावनाओं का ये जो बीज हमने बोया है, समय आने पर ये बीज बड़े मीठे मीठे फल देगा। महाराज, आपके आज्ञानुसार हमने सभी राज्यों से संपर्क किया है और उन्होंने अपनी एक सूची भेजी है जो हमने इसमें अंकित कर ली है। क्षमा करें दाजीराज, हम कुछ देर बाद आ जाएंगे। रुकिए कुंवर प्रताप, आप अंदर आ सकते हैं। सुल्तान सिंह जी, क्या बात है कुंवर प्रताप? कुछ नहीं दाजीराज, हम कुछ देर बाद आते हैं। पहले तो आप यहाँ हमारी चल रही महत्वपूर्ण मंत्रणा के बीच बिना पूर्व आज्ञा के आ जाते और फिर पूछने पर बिना संतोषजनक उत्तर दिए जाने लगते। आखिर बात क्या है? कुंवर प्रताप, अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है, बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। दाजीराज, हम वो सब सीखना चाहते हैं जो हम नहीं जानते। हथियारों की बातें, वेद पुराण की बातें, जिनको आज हम किसी भी योग्य नहीं लगते। कठिन परिश्रम से हम उनके मन में भी अपने लिए स्थान बना लेंगे दाजीराज। इसीलिए नहीं क्योंकि हम आपके पुत्र हैं, हम अपनी क्षमताओं से देश की सेवा करना चाहते हैं दाजीराज।
कुंवर प्रताप, शीघ्र ही आपको ये सब जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, सीखने का अवसर मिलेगा। हरी खम्मा राणा जी। आइए रावत जी। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप और अन्य राजकुमारों के प्रशिक्षण हेतु जिन गुरु को खोजने का उत्तरदायित्व आपने हमें सौंपा था, एकलिंग नाथ जी के आशीर्वाद से हमने उस उत्तरदायित्व को पूर्ण किया है। बहुत अच्छे रावत जी, बहुत अच्छे। बताइए उनके बारे में। राणा जी, उनका नाम है आचार्य राघवेंद्र। वंशावली उनकी निर्बाध रूप से रघुकुल तक जाती। वेद पुराणों के प्रचंड ज्ञाता, सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को संचालित करने में पारंगत होने के साथ साथ वो धनुर्विद्या के भी ज्ञाता हैं। अपने मन, आत्मा और शरीर को एकाकार करके आचार्य जी बड़े से बड़ी चट्टान को अपने हाथों से हिला सकते हैं। राणा जी, इस समस्त राजपुताने में उनके जैसा गुणी आचार्य कोई दूसरा नहीं हो। रावत जी, राजपुताने के इतने गुणी आचार्य के बारे में आज तक हमने सुना क्यों नहीं? वो इसलिए राणा जी क्योंकि आचार्य राघवेंद्र सदैव जंगलों और गुफाओं में ही रहते हैं। और हाँ, अपने शिष्य का चयन वो स्वयं करते हैं। जब ऐसे बच्चे बनने वाले हैं राजा मेवाड़ के, तो क्या होगा भविष्य मेवाड़ में? तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य न बना। बस रावत जी, तो फिर यह तय रहा, कुंवर प्रताप और दूसरे राजकुमारों को आचार्य राघवेंद्र ही शिक्षा देंगे। कुंवर प्रताप, आपके गुरु होंगे आचार्य राघवेंद्र। तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य न बनाऊं। क्या बात है, लगता है हमारे इस निर्णय से आपको प्रसन्नता नहीं हो। नहीं नहीं दाजीराज, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस वो थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम प्रशिक्षण लेकर उनके लिए स्वयं को तैयार कर लेते। कुंवर प्रताप, स्वयं ही अपना प्रशिक्षण करने में क्या लाभ जब आचार्य राघवेंद्र ही आपको प्रशिक्षण देंगे। नहीं, वे कहीं हमें। जाइए कुंवर प्रताप, जाकर तैयार हो जाइए। हम अभी आचार्य राघवेंद्र के आश्रम के लिए निकल रहे हैं और फिर तीज के उत्सव के लिए हमें समय पर वापस भी लौटना। जाइए। हुकुम। बाबूजी राज, आपने हुक्म से कहा क्यों नहीं? ये वही आचार्य जी है जो आपको मेवाड़ के राणा बनने के युग समझ ही नहीं रहे थे। हम कैसे बोलते सोम? यदि हम कहते तो हमारी गुफा में जाने वाला सारा दुस्साहस दाजीराज को पता चल जाता और वहाँ की सारी बातें उनके सामने आ जाती सोम। और क्या बाबूजी राज? और दाजीराज ने हमें आचार्य जी के बारे में जो जो बताया, उससे तो हमें यही लगता है सोम कि राघवेंद्र आचार्य जी जैसा अच्छा गुरु हमें कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए उनका क्रोध शांत हो जाए और वे हमें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। पर बाबूजी राज, क्या सादी वेशभूषा देखकर आचार्य जी का क्रोध ठंडा हो जाएगा? क्या पता सोम, आचार्य जी का क्रोध हमारी सादी वेशभूषा देखकर ही कुछ शांत हो जाए। हम तो सारे प्रयत्न कर रहे हैं सोम। अब आगे एकलिंग जी की इच्छा। दादा भाई, घबराइए मत। साधारण वेशभूषा में देखकर क्या पता आचार्य जी का आप पर वो गुफा वाला गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। बाकी वहां तो उन्होंने आपको साफ साफ बोल ही दिया था कि आप जैसे को वो कभी अपना शिष्य न बनाए। भाई शक्ति, धीरे बोलिए। कल जो हुआ
उसका पता दाजीराज को नहीं चलना चाहिए। घबरा क्यों रहे हो दादा भाई? हमको भी इसमें आनंद मिल रहा है, उसको गंवाना नहीं चाहते हैं हम, पर मन है कि मानता ही नहीं। बस एक ही इच्छा बार बार कर रहा है कि देखें क्या होगा जब आश्रम में आप और आचार्य जी आमने सामने होंगे। दाजीराज, ये सब? कुंवर शक्ति, गुरु के आश्रम का वातावरण ऐसा ही होता है। आप लोग कौन हैं तथा किससे मिलने हैं श्रीमान? हम राणा उदय सिंह और यहाँ आचार्य राघवेंद्र जी से मिलने आए हैं। क्षमा करें महाराज, यदि आपको हमारे आचार्य जी से मिलना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हमारे आचार्य अभी ध्यान कर रहे हैं। उनका ध्यान पूर्ण हो तब तक यदि आप चाहें तो हमारा आश्रम देख सकते हैं महाराज। बालक, आप मेवाड़ के राणा को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं? कृपया धीरे सुर में बोलिए श्रीमान, शोर से हमारे गुरुजी का ध्यान भंग हो सकता है। सुरतन सिंह जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज हम यहाँ मेवाड़ के राणा की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से आए हैं, अपने बच्चों को इस आश्रम में प्रवेश करवाने के लिए। दाजीराज, आचार्य जी तो केवल अपने हाथों पर ही उल्टे खड़े हैं। वाह, ध्यान करने की कितनी अद्भुत मुद्रा है। मेवाड़नाथ, आप हमारे आश्रम पधारे, ये हमारे आश्रम के लिए बड़े गर्व की बात है। आइए ना, जब तक हमारे गुरुजी अपना ध्यान पूर्ण करें, मैं आपको हमारा आश्रम दिखाता हूँ। आइए। सुनिए, हम आचार्य जी की ध्यान मुद्रा पास जाकर देख सकते हैं? हम उनके ध्यान में बिल्कुल भी विघ्न नहीं डालेंगे और उनसे थोड़ा दूर ही रुक जाएंगे। ठीक है, परंतु आपको अपनी मुजरियां यहीं उतारनी पड़ेंगी और वहां जाकर एकदम शांत रहिएगा। गुरुजी के ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, बस। ठीक है। क्या मुजरियां उतारनी पड़ेंगी? भाई शक्ति, जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लीजिए। चलिए महाराज, चलिए। आप यहाँ शांति से खड़े रहिए, आचार्य जी के ध्यान में विघ्न पड़ सकता है। पर वो ततैया। हम निवेदन करते हैं आपसे, शांत शांत। ठीक है, शांत। अरे भाई सुनिए, ये ततैया
आचार्य जी! अज्ञानी बालक, तुमने हमारा ध्यान तोड़ने का दुस्साहस किया है। आचार्य जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम राजन। आचार्य जी, हम अपने पुत्र के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जैसा महान राणा हमारे साधारण से आश्रम में आने का कारण बताएंगे राजन? आचार्य जी, हमने आपके ज्ञान की, आपकी क्षमताओं की बहुत प्रशंसा सुनी। बताने वाले तो आपको समूचे भारत खंड का सर्वश्रेष्ठ गुरु बताते, इसलिए हम आपके पास एक विनम्र विनती लेकर आए। हम चाहते हैं कि आप हमारे राजकुमारों को अपने चरणों में बैठने का अवसर दिए और इन्हें अपना शिष्य बनाकर अपने ज्ञान के सागर में से अंजलि भर शिक्षा दें और इन्हें भी अपनी तरह शूरवीर और विद्वान बना दें, तो हम आपके आभारी रहेंगे। क्षमा कीजिए राजन, मैं आपके पुत्रों को शिक्षा नहीं दे सकता। मेवाड़ के राणा को आज तक किसी ने ना नहीं कहा। सूरतन सिंह जी, हम यहां मेवाड़ के राजा की हैसियत से नहीं आए। अगर आचार्य राघवेंद्र जैसा गुणी गुरु हमारे पुत्रों को शिक्षा नहीं देना चाहते तो अवश्य इनके पास कोई उपयुक्त कारण होगा। आचार्य जी, एक बार फिर से हमारा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए, कुंवर प्रताप, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा। चलिए यहां से। आचार्य जी, आप ध्यान में थे और ऐसे में कहीं वो ततैया आपको काट लेता तो हमें आपसे शिक्षा कहां से मिलती आचार्य जी। इसीलिए हमें चिल्लाकर आपको सचेत करना पड़ा। हमें क्षमा कर दीजिए। वो ततैया विशाला था या नहीं, इस बात का बोध था तुम्हें? उसी प्रकार तुम्हें उस गुफा का ज्ञान भी नहीं था कि क्या वो गुफा सुरक्षित थी भी या नहीं। आचार्य जी, हम सब कुछ तो नहीं जानते, इसीलिए हम आपके पास आए ताकि हम वो सब कुछ जान सके जो हम नहीं जानते। हम आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आचार्य जी, हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है, सच्चे मन से सीखना है आचार्य जी। राजन, हमारे हृदय में आपके लिए अपार सम्मान है। आप जैसे राणा बहुत कम होते हैं जो वीर, पराक्रमी, साहसी, विद्वान होने के साथ साथ विनम्र भी हो, और इसी कारणवश हमें आपका आग्रह स्वीकार है। किंतु राजन, आपके इन राजकुमारों को इस आश्रम में प्रवेश कल सुबह प्रवेश परीक्षा की सफलता के उपरांत ही मिलेगा। संभव है कि ये परीक्षा में सफल ना हो पाए, विशेषकर
देखिए, यदि ऐसा हुआ तो किसी भी प्रकार की राजकीय मुद्राएं या किसी भी प्रकार का राजकीय आतंक हमारे निर्णय में बदलाव नहीं ला सकता, चाहे हमें अपना आश्रम किसी और राज्य में क्यों ना ले जाना पड़े। आचार्य जी, मेवाड़ अपने गुरुओं का आदर करना अच्छी तरह से जानता है। कल हमारे राजकुमार आपकी प्रवेश परीक्षा के लिए अवश्य आएंगे। धन्यवाद। चलिए। जल्दी जल्दी करो, महाराज शीघ्र ही आश्रम से लौटने वाले हैं। महाराज के राजमहल पहुंचने से पहले हमें सारी तैयारियां पूरी करनी पड़ेंगी। शीघ्र करो। केश ढंग से बनाओ हमारे। ये क्या कर रही हैं आप? राणा जी के सामने मैसेज आएंगे, कुछ करो इनका। जाओ तुम लोग, आज अपनी जीजा के बाल हम सजाएंगे। कितनी सुंदर लग रही हैं आप, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। सच? मेवाड़ की सबसे सुंदर स्त्री हमारी प्रशंसा कर रही है, मानना तो पड़ेगा। नहीं तो कहाँ आप और कहाँ हम। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा जीजा, आपको पता चला कि कुंवर शक्ति और कुंवर विक्रम के लिए राणा जी ने किस गुरु को चुना है? हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, पर हमें कोई कह रहा था कि जयवंता जीजा ने जिनका सुझाव दिया था, राणा जी ने उनको ही गुरु चुन लिया है। अब राणा जी भी देखिए ना, हर बात में जयवंता जीजा के ही सुझाव लेकर निर्णय लेते हैं, फिर चाहे आपके बच्चों की शिक्षा की बात क्यों ना हो। अब आप ही बताओ बहना, भला हमारी भी सलाह कभी राणा जी ने ली है? छोड़िए, क्या पता जयवंता जीजा का सुझाव ही सही निकल जाए। सच जीजा, आपके बड़प्पन को प्रणाम करते हैं। यदि प्रश्न हमारे बच्चों के लाभ या हानि पर आ जाए तो हम तो किसी की न सुने। बड़ा कलेजा है आपका, आंख मीचकर सारी बातें मान लेती हैं आप। क्या कर सकते हैं हम भी, बस मन ही मन सोचते रहते हैं। काश हमारे मन में भी आप जितनी दृढ़ता होती। मन क्यों छोटा कर रही हैं जीजा? आप दो योग्य राजकुमारों की मां हैं। समय आने दीजिए, फिर देखिए आपके लिए कुंवर शक्ति स्वयं राणा जी से बात करें। प्रणाम महारानी सा, तीज का झूला सज चुका है, किनके कक्ष में रखवाना है इसे? यशवी, आप बार बार एक ही प्रश्न पूछ रही हैं। हर वर्ष तीज का झूला बेना धीरबाई के कक्ष में ही रखा जाता है ना? अच्छा हुआ जो समय रहते ही ये प्रश्न पूछ लिया। इस वर्ष झूला हमारे कक्ष में नहीं, जयवंता जीजा के कक्ष में लगेगा। समझ गई ना? जी रानी सा। बेना, इस गौरव की असली अधिकारी तो जयवंता बाई सा ही है, फिर राणा जी को वहीं लौटना चाहिए। अब चलिए, शिव पार्वती की पूजा करने का समय हो गया है। आइए। पार्वती पति शंकर भगवान को प्रणाम। शंकर पार्वती की जय। शंकर पार्वती की जय। आज तीज का अवसर है, जाइए उल्लास मनाइए। बेना,
आपने तीज का झूला हमारे कक्ष में रखवाया है? हाँ जीजा, नहीं रखवाना चाहिए था। नहीं, वो हर वर्ष तो आपके कक्ष में रहता है ना। जीजा, हम चाहते हैं कि आज की ये तीज आपके लिए विशेष अवसर बन जाए। विराजिए राणा जी। आइए बेना। नहीं जीजा, हम चाहते हैं कि इस वर्ष आप इस झूले पर बैठें। इस झूले पर बैठने का सच्चा अधिकार आपका है। कहाँ जा रही हैं आप जीजा? ना आपने ही तो कहा था ना। रुकिए, हम बात करेंगे आपसे। बेना सज्जा, यहाँ आए ना हमारे पास। नहीं जीजा, हम जहाँ हैं वहीं संतुष्ट हैं। और तेज भागीराज, और तेज। अब कर सकते हैं भागीराज, और तेज। बाबूजीराज, आप इतना परिश्रम व्यर्थ ही कर रहे हैं। अगर आचार्य जी ने कोई दूसरी नई चुनौती रख दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हो सकता है, पर सुन, हमें यह संतोष तो रहेगा कि हमने प्रयास किया ताकि मेवाड़ का ध्वज हमारे दुर्ग जितना ऊंचा रहे, फहराता रहे। हमें आचार्य राघवेंद्र जी से उनका मन, उनका विश्वास जीतना है सोम। हम चाहते कि वो हमें अपना शिष्य बनाकर अपना ज्ञान और प्रशिक्षण दे, तभी तो हम हमारी मातृभूमि की अफगान और मुगलों से भली प्रकार से रक्षा कर पाएंगे। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.